नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछले 3 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, कुछ तकनीकी कारणों के कारण वीडियो नहीं बन पा रहे थे और अपलोड नहीं हो पाए। उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आज से वापस पुनः कंटिन्यू किया जाएगा और किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पिछले जो दो से तीन वीडियो अपलोड हुए हैं भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था उससे संबंधित। तो उसमें जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि भारतीय वित्तीय प्रणाली क्या है, भारतीय वित्तीय प्रणाली के कौन कौन से अंग होते हैं। तो उन पाँचों अंगों मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार, कमोडिटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, इन चीज़ों को हमने समझा हुआ था। ठीक है। उसके बाद की वीडियो में हमने मुद्रा बाजार को डिटेल से देखा था, जिसमें हमने मुद्रा बाजार के क्या अंग होते हैं उसको देखा था। ठीक है। और भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है, मुद्रा बाजार के 2 अंग होते हैं, संगठनात्मक और असंगठनात्मक। ठीक है। संगठनात्मक का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, बैंक होता है। तो बैंकिंग प्रणाली का हमने पूरा क्या देखा था, इतिहास देखा हुआ था। अब आज चालू करते हैं दोस्तों बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। ठीक है। आज का जो लेक्चर चालू हो रहा है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से चालू हो रहा है। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़े स्तर पर देखा जाए, ठीक है, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सिर्फ 2 बार हुआ। ठीक है। पहला कब हुआ, 9 जुलाई 1969 को, और दूसरा कब हुआ, 15 अप्रैल 1980 को। 9 जुलाई 1969 को जब राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, तब देश की प्रधानमंत्री थी सुश्री इंदिरा गांधी जी। ठीक है। और वापस जब 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, तब भी हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ही थी। ठीक है। तो 9 जुलाई 1969 को जो वो हुआ आपका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, तो उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। मतलब 14 ऐसे बैंक, 14 ऐसे बैंक जो निजी क्षेत्र के उसमें नियंत्रण में थे, उनको क्या कर दिया गया, सार्वजनिक बना दिया गया, सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है। और सेम चीज़ जब 15 अप्रैल 1980 को हुई, तो उस समय सिर्फ 6 बैंकों को क्या किया गया, राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया गया था। तो ये क्या था आपका, एक सामान्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा हमने। अब चलते हैं दोस्तों आज का हमारे टॉपिक में, मेन टॉपिक जो है वो है कि हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने बैंकिंग के इतिहास के उसमें देखा था, लेकिन वापस देख लेते हैं, चूँकि चालू कर रहे हैं नए आज से बैंक रिजर्व बैंक, तो उसको वापस से उन टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो स्थापित कब हुआ। ठीक है। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए पहले एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम क्या था, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। क्या नाम था, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। वो जो समिति बनाई गई वो हिल्टन यंग महोदय की अध्यक्षता में बनाई गई थी। एक अंग्रेज थे हिल्टन यंग, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। इस कारण उस समिति को क्या नाम से जाना जाता है, हिल्टन यंग समिति के नाम से जाना जाता है। ये समिति कब बनी थी, 1930 में बनी थी। समिति कब बनी, 1930 में बनी थी। ठीक है। फिर क्या होता है, इस समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना दिया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। किस अधिनियम के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, यह अधिनियम आज भी कार्यरत है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गई, आरबीआई की स्थापना हो गई। बाद में क्या होता है, हमारा देश अंग्रेजों से क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो इस कारण फिर 1 जनवरी 1949 को क्या कर दिया जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अब देखो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण क्यों करना आवश्यक था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करना क्यों आवश्यक था, क्योंकि आरबीआई एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था। कैसा बैंक था ये, निजी स्वामित्व वाला बैंक था। इस कारण इसके क्या करने की आवश्यकता थी, इसके राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता थी। ठीक है। तो ये क्या था, आरबीआई के संबंध में कुछ बेसिक चीज़ें थी। आरबीआई के संबंध में कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमको पता होनी चाहिए, जो कि अगर 3 नंबर में पूछता है तो। अब चलते हैं, हमारा जो मेन कार्यक्रम है इसमें वो है कि आरबीआई के कार्य बताइए। तो देखिए आरबीआई के कार्यों को हम देख लेते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला कार्य आता है वो है मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में, मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में। ठीक है। अब देखो आपका जो आरबीआई है उसका पहला दायित्व तो आजकल क्या हो गया है, मौद्रिक नीति तैयार करना। ठीक है। मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति के क्या उपकरण होते हैं, मौद्रिक नीति समिति क्या होती है। ठीक है। मौद्रिक नीति के उपकरणों में आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है। ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी सब समझते हैं कि मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में ये कैसे काम करता है।
तो ये इसका मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कैसे काम करता है, तो ये मौद्रिक पूरी नीति तैयार करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति तैयार करेगा, उसका कार्यान्वयन करेगा, उसकी निगरानी करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों करता है वो, उसका क्या उद्देश्य होता है, उसके पीछे क्या लक्ष्य होता है, ताकि विकास को क्या है, विकास के एक स्तर को बनाए रखते हुए मूल्य स्थिरता को भी सुनिश्चित किया जाए। विकास का स्तर बनाए रखते हुए मतलब हमारे देश में क्या हो, लगातार आर्थिक विकास में क्या होती रहे, वृद्धि होती रहे। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा कि हमारे यहाँ पे मुद्रास्फीति की दर को भी मेंटेन करना है। मूल्य स्थिरता बनाए रखना मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसको क्या बोल सकते हो आप, कि महंगाई को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना। तो अभी जो आरबीआई के तहत मौद्रिक नीति समिति है, तो मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य क्या है कि मुद्रास्फीति की दर को कितना मेंटेन करना है आपको, 2 से 6%, मतलब 4 ± 2, 4 ± 2, 2 से 6% के बीच आपको मुद्रास्फीति की दर को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये पहला तो क्या हो गया आपका, मौद्रिक प्राधिकारी हो गया। अगला जो आता है आपका वह है वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। अब देखते हैं क्या है इसका मतलब। तो देखो, ये बैंकिंग परिचालन के विस्तृत मापदंड निर्धारित करता है। अब हमारे देश में, अब इस चीज को समझो, देखो थोड़ा सा है ना, कि हमारे देश में जो भी चीजें कार्यरत हैं उन सबको कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ जो भी संस्थाएं कार्यरत हैं उन सबका कोई ना कोई एक रेगुलेटर होता है, एक नियंत्रक होता है, यूं बोले कि एक विनियामक होता है, जो उनके लिए क्या करेगा, नियम कानून बनाएगा, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा। ठीक है, और उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के तहत उन संस्थानों को काम करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे क्या हो गया, हमारे देश में जो पूंजी बाजार है, शेयर मार्केट है, ठीक है, उसको कौन रेगुलेट करता है, आपका सेबी रेगुलेट करता है। तो उस क्षेत्र का क्या हो गया, वो पर्यवेक्षक हो गया, उस क्षेत्र का पूंजी बाजार का क्या हो गया, वो विनियामक हो गया। हमारे देश में जो बीमा क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र को कौन रेगुलेट करता है, इरडा रेगुलेट करता है। कौन, IRDA। ठीक है, ये क्या है, इसको रेगुलेट करता है। तो ये उस क्षेत्र का, बीमा क्षेत्र का क्या हो गया, पर्यवेक्षक और विनियामक हो गया। अब हमारे यहाँ का जो बैंकिंग सेक्टर है, पूरा बैंकिंग बाजार है, संगठित मुद्रा बाजार जो है, ठीक है, उसको कौन रेगुलेट करता है, आपका आरबीआई रेगुलेट करता है। तो ये आरबीआई क्या हो गया, वित्त प्रणाली का भी नियामक और पर्यवेक्षक हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मापदंड तय करना, जिसके अंतर्गत देश के बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली क्या करती है, काम करती है। अब ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, तो इसमें क्या आता है कि यह प्रणाली लोगों को विश्वास बनाए रखने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने, आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना। देखो, अब वहाँ पे अगर आप देखेंगे सेबी के कार्यों को, तो सेबी ऐसा क्यों कर रहा है, सेबी मतलब पूंजी बाजार को क्यों वो कर रहा है, पर्यवेक्षित कर रहा है, क्यों विनियमित कर रहा है, ताकि लोगों के, या यूं कहें कि ग्राहक जो है, जमाकर्ता जो है, जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसके हित की रक्षा की जा सके, वो क्षेत्र क्या है, डूबने ना पाए, ठीक है, घाटे में न जाने पाए। तो वही काम आरबीआई करेगा। यहाँ पे हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसके लिए क्या है, वो डूबने ना पाए, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, आरबीआई की होगी। ठीक है, तीसरा आता है विदेशी मुद्रा का प्रबंधक होता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक ये कैसे हो रहा है, तो इसको ये शक्ति कहाँ से मिलती है, तो आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब आया, 1999 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया। उसके तहत क्या करता है, इस चीज़ को रेगुलेट करता है, प्रबंधित करता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इससे कि विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाते हैं और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना, उसे बनाए रखना। अब हमारे देश में क्या हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें आयात हो रही हैं, जो चीज़ें निर्यात हो रही हैं, इन सब में कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा का इन्वॉल्वमेंट होता है। उस विदेशी मुद्रा को, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना है, आपको रेगुलेट करना है, वो मार्केट भी सही तरीके से चलता रहे, इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अगला जो कार्य है वो है मुद्रा जारीकर्ता के रूप में। मुद्रा जारीकर्ता, तो आपको जैसे पता है कि हमारे देश में मुद्रा जारी करने का दायित्व तो किसका होता है, आरबीआई का होता है। अगर आप सिक्के छोड़ दें, क्या छोड़ दें आप, सिक्के छोड़ दें और 1 रुपये का नोट छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी जो भी मुद्रा की वो होती हैं, डिनोमिनेशंस होते हैं, वो कौन जारी करता है, आपका केंद्रीय बैंक जारी करता है। सिक्के और 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी जो इतने भी डिनोमिनेशन होते हैं वो सब आपके आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। आरबीआई के जो मुद्रण केंद्र होते हैं वहाँ से जारी होते हैं। ठीक है, जैसे अपने मध्य प्रदेश में भी है, देवास में।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यह करेंसी जारी करता है, उसका विनिमय विनिमय करता है, परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट कर देता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जो करेंसी, जो नोट, जो सिक्के बाजार में चलन के योग्य नहीं रह जाते हैं, एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो उनको भी क्या करता है, वो चलन से बाहर करता है। ऐसा क्यों करता है वो, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसको जानते हैं। तो आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सके, इस कारण ये काम ये करता है। ठीक है, मतलब जनता को क्या हो, एक तरीके से हो, जितनी भी आवश्यकता है नगद की, जितनी भी आवश्यकता नगद की, उसकी पूर्ति करना। ठीक है। अगला है विकासात्मक भूमिका। विकासात्मक भूमिका मतलब सामान्य काम क्या है कि आपका जो विकास कार्यों के लिए वो होता है, ऋण चाहिए होता है। ठीक है, उस चीज़ की क्या करता है, उपलब्धता सुनिश्चित करता है। अब यहाँ पे जो ग्राहक आता है, जो ग्राहक है वो सीधे बैंक के पास, वो सीधे आरबीआई के पास तो जाएगा नहीं। तो आरबीआई क्या करता है फिर, अपने निचले बैंकों, मतलब कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं, व्यावसायिक बैंक है, उनको पैसा देगा, और वो वाणिज्यिक और व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहक को क्या देंगे, ऋण प्रदान करेंगे। ठीक है। अगला है आपका संबंधित कार्य। संबंधित कार्यों में दो कार्य आते हैं, पहला सरकार का ये बैंकर होता है, और दूसरा बैंकों के लिए बैंकर होता है। मतलब सरकार का बैंकर मतलब केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें अगर कोई भी व्यापारिक बैंकों की कोई भी बैंकिंग कार्य करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए बैंकिंग कार्य कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पे जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उन सब के लिए अनुसूचित बैंक होते हैं, सिर्फ वाणिज्यिक नहीं, पूरे अनुसूचित बैंक। ठीक है। तो अनुसूचित बैंकों के लिए बैंकों का कार्य, बैंकर का कार्य कौन करता है, आपका आरबीआई ही करता है। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या था आपका पूरा आरबीआई के कार्य थे, जिसमें हमने सभी कार्य, जैसे मौद्रिक प्राधिकारी हो गया, वित्तीय प्रणाली का नियंत्रणकर्ता हो गया, विदेशी मुद्रा का प्रबंधक हो गया, मुद्रा जारीकर्ता के रूप में, विकासात्मक भूमिका के रूप में, और कुछ अन्य संबंधित कार्यों के रूप में हमने उस चीज़ को देखा। तो अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।